हम लोग अब पार्ट 2 देखेंगे इस वीडियो का, अंक गणितीय मूलभूत प्रमेय। ठीक है, एम एकेडमी जो कि मेरा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या और रूट संख्या हम पहले पार्ट 1 में वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं खुद की संख्या से विभाजित हो स्वयं संख्या कहलाती है, जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 का गुणनखंड 1 गुना 3, 3 का 1 गुना 3, 5 का 1 गुना 5। ठीक है, ये पहले वाले वीडियो में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को ध्यान से देख लें। ठीक है, अब आता है यौगिक संख्या। वैसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं हो, मतलब अभाज्य संख्या नहीं हो, क्या कहलाती है? यौगिक संख्या। जैसे जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 2 नहीं 2 से अधिक हो। देखिए 4 का गुणनखंड कीजिए तो 4 का होता है 1 होता है, 2 होता है, फिर 4 होता है, 6 का 1 2 3, 6 होता है, 8 का 1 2 4, 8 होता है, 9 का 1 3, 9 होता है, 10 का 1 2 5 10, 12 का 1 2 3 4 6 12 होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? अयौगिक संख्या। ठीक है, इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। इसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सअभाज्य संख्या। ठीक है, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या वैसी दो संख्याएं जो एक दूसरे को विभाजित ना कर सकें, या वैसी दो संख्याएं जो यौगिक एवं अभाज्य दोनों साथ हो। मतलब यौगिक भी साथ हो और अभाज्य भी हो, यानी यौगिक और अभाज्य समझ सकते हैं। अभाज्य संख्या वैसे जो है जिसका ये गुणनखंड क्या हो, 1 2 1 हो और वो स्वयं संख्या हो। ठीक है, और यौगिक संख्या वो क्या हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या 16 क्या एक भाज्य संख्या है। 16 क्या भाज्य संख्या है। 16 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। और 9 क्या है, 9 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो ये दोनों, लेकिन इन दोनों का अगर आप मासा निकालिएगा तो दोनों का मासा हमेशा एक आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। अब 4 3 का भी मासा निकालिएगा तो गुणनखंड 1 ही मिलेगा, 12 7 का भी 1 ही मिलेगा। इनका मासा HCF यानी 1 ही होता है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम लोग भाज्य के गुणनखंड में लिख सकते हैं। जैसे 20 का गुणनखंड कीजिए तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 20 भी है। तो ठीक है, लेकिन इसको बोल रहा है हम लोग भाज्य के गुणनखंड में अभाज्य के गुणनखंड में लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो इसीलिए 20 को हम लोग फैक्टर किए तो 2 से कटा 10, 2 से कटा 5, 5 से कटा 1, तो 1 गुना 2 गुना 5 गुना, ये क्या आ गया? अभाज्य संख्या में व्यक्त किए। 50 को फैक्टर किए तो 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए इतना बड़ा का हम लोग फैक्टर करते हैं, तो इतना बड़ा को फैक्टर किए, 2 से काटे तो ये 14 850 बार में कटा, फिर 3 से काटे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 11 से कट के 1 आ गया। इस तरह से हम इसको लिखे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 11, यानी 2 के पावर 2 है अंक है तो 2, 3 अंक है तो 3, 5 है तो 2, 11। ये देखिए सब अभाज्य संख्या है। 2 है जो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 है 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 है 1 से कटता है, 5 से कटता है, 11 1 से कटता है, 11 से कटता है। ठीक है, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए हम लोग ब्रिज गुणनखंड चूँकि हम लोग पहले बचपन क्लास में भी पढ़े हैं, 8 क्लास में भी शायद पढ़े हैं। ठीक है, तो ये देखिए ब्रिज गुणनखंड होता है। ठीक है, ब्रिज गुणनखंड हम लोग ब्रिज गुणनखंड को देखेंगे। तो ब्रिज गुणनखंड जैसे यही क्वेश्चन मेरा था 2929700, इसको ब्रिज गुणनखंड में तोड़े, 2 से भागा दिए इतना, या फिर इसको भागा दिए इतना, इसको भागा दिए इतना, इसको भागा दिए इतना, इसको इससे इतना, इसको इतना, फिर इसको इतना 11, यानी इसको इस तरह से भागा देने पे पता चला कि यही चीज़ आ गया। तो ये कौन सा विधि है? ब्रिज गुणनखंड। और ये पढ़े थे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। ये कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे महत्तम समावर्तक HCF। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा उनका सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ भाजक या गुणनखंड होता है, या उनमें सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक में सबसे छोटा घात का गुणनफल होता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि सर्वनिष्ठ भाजक मतलब जो सबसे बड़ा भाजक होता है, जो सबसे बड़ा दोनों को भाग दे सकता है, ठीक है, वह संख्या या अभाज्य संख्या गुणनखंड में प्रत्येक में सबसे छोटे घात यानी घात मतलब पावर, जिसका पावर कम हो वो आ सकता है। जैसा कि हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, 12 और 18, 12 का फैक्टर किया तो 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 18 का फैक्टर किया 2 गुना 3 गुना 3। अब ये दोनों लिख लिए, अब ये दोनों तो फैक्टर कर लिए, ये दोनों में जो कॉमन है तो कॉमन क्या है, दोनों में 2 2 कॉमन है, 3 3 भी कॉमन है। अब इसमें सबसे छोटा घात वाला देखेंगे, देखिए छोटा घात, तो छोटा घात इन दोनों में कौन सा है, किसका है, 2 के पावर 1 का है, और इन दोनों में क्या 3 के पावर 1 का है। तो 2 के पावर 2 तो करेंगे 2 ही आएगा, 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 दूनी 6, यानी 6 ऐसा इन दोनों का बीच का फैक्टर है। देखिए 6 के टेबल से दोनों कट जाता है, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी 6 दूनी 12, 6 3 18, ये पूरा पूरी कट गया। तो पूरा पूरी कटने से क्या हुआ, साफ साफ पता चल गया 6 एक ऐसा भाजक या गुणनखंड है होता है जो क्या करता है, संख्याओं का सबसे अधिक मान होता है, ठीक है, जो दोनों को विभाजित करता है, यानी 6 दोनों को विभाजित करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लसा, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो लघुत्तम समावर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा उनका सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, या उनमें सभी भाजक अभाज्य गुणनखंडों का खंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है। अब यहाँ देखिए मसा में क्या था, महत्तम समावर्तक में छोटा घात लेते थे, और इसमें क्या लगता है, दोनों में जो मिलता है बड़ा घात और जो नहीं मिलता उसको भी ले लेते हैं। जैसे कि 12 18, 12 18 का फैक्टर किया तो 2 गुना जो कि ऊपर था 2 का स्क्वायर 3, या 2 का पावर 1 3 का स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 के पावर है कॉमन, तो जिसका बड़ा वाला घात लेंगे तो बड़ा वाला घात क्या है, 2 के पावर 2, इन दोनों में बड़ा वाला घात कौन है, 3 के पावर 2। तो ये लसा निकालने के लिए, अब मसा निकालते हैं तो छोटा घात लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 36, 9 4 के 36, यानी 36 ऐसा संख्या है जो 12 से भी कटता है और 18 से भी कटता है। तो जो कटता है वो लसा कहलाता है, और जो काटता है वो मसा कहलाता है। फिर से समझिए, जो 12 और 18 क्या है, 36 को काट देता है, ठीक है, और मसा में क्या होता है, 6 है जो इन दोनों को काटता है, इन दोनों से ये कटता है, और मसा में 6 से इन दोनों कटता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, 36 और 50 का मसा और लसा अंक गणितीय के मूलभूत प्रमेय से ज्ञात करें। तो देखिए इसे मूलभूत प्रमेय का भी कहते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को। तो 36 का फैक्टर किया तो 36 का फैक्टर किया 2 से काटे, 18 2 से काटे, तो 9 बार में 3 से काटे, तो 3 बार में 3 से काटे, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 के पावर 2 3 के पावर 2। अब 50 का फैक्टर किया तो 2 से काटे तो 25 बार में 5 से काटे, तो ये 25 बार में 5 से काटे तो ये 5 बार में कटा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो इसका फैक्टर किया तो ये आ गया। अब मसा निकालेंगे तो मसा दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है 2 2, तो दोनों में जो छोटा पावर है तो वही मसा होता है, तो छोटा पावर 2 के पावर 1 है तो 2 हो गया। अब लसा निकालेंगे तो बड़ा पावर, दोनों में कौन सा बड़ा पावर है, तो 2 के पावर 2, और जो नहीं मिलता वो सब लिखा जाता है, 3 के पावर 2 भी लिखा जाएगा, 5 के पावर 2 भी लिखा जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, सबको गुना किया तो 900, यानी ठीक है 36 और 50, 36 और 50 का जो मासा हो गया वो 2 हो गया, और 36 और 50 का लासा एलसीएम हो गया आपको 900 हो गया, ठीक है। ये क्या था, मूलभूत प्रमेय से था आपको मसा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आके आप बोल सकते हैं कि हाँ सर हमको इसमें प्रॉब्लम है, आप इसका कुछ और वीडियो बना के हमको समझाइए, तो हम आपको पर्सनली उस वीडियो को चाहे आपको किसी भी माध्यम से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। अब देखिए कुछ नोट्स देख लीजिए। देखिए जो हम अभी संख्या मसाला से पढ़े ना उसी से रिलेटिव है। बोला संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटे घात का गुणनफल मसा कहलाए। अभी बताए ना, पावर जिसका कम है वो मसा और जिसका पावर है वो लसा। तो देखिए लसा के लिए उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक का सबसे बड़ा घात एलसीएम कहलाता है। अब इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए सूत्र, ठीक है, सूत्र देख लीजिए। बोला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुणे लसा। अब यहाँ दो संख्या कोई भी हो सकता है, दो संख्या आप मान लीजिएगा कि ए गुना बी भी हो सकता है, दो संख्या कोई भी होगा, ए गुना बी भी हो सकता है, ए गुना बी, लसा गुने मसा। अब देखिए मसा निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल यहीं रह जाएगा, मसा निकालना तो लसा कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको मसा निकालना रहेगा तो लसा तो नीचे आ गया, अगर लसा निकालना रहा तो फिर मसा नीचे चलाएगा, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक, ना तो अभाज्य है और ना यौगिक अभाज्य संख्या अंततः होती है। दो, सबसे छोटी एवं एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। देखिए पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 में भी बोले थे कि दो एक सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या, बाकी तो सब विषम संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यदि लसा
306 और 6 5 7 का इतना है, तो मौसा निकाले। तो अभी बताइए मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटा लसा, लसा इतना था। काट छाट किए तो काट छाट करने पे कितना आ गया, 9 आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अभी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोग को बुक से बनाना है। अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ऐसा हम सबको वीडियो पढ़ा चुके हैं, फिर भी क्या है जो इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पैटर्न पे आएगा क्वेश्चन, वो सब हम इसमें बताएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन हम आप लोग को इसमें बताएंगे। ठीक है, अब देखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या पहले भी डेफिनेशन पार्ट 1 वीडियो में हो चुका है। वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, जिसमें p तथा q पूर्णांक संख्या हो तथा q इक्वल टू नॉट जीरो हो एवं p और q के बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। कॉमन फैक्टर रहेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। जैसे कॉमन फैक्टर का मतलब मान लीजिए यहाँ 9 रहा, यहाँ 15 रहा, दोनों में तो कॉमन फैक्टर 3 से कट रहा है। 3 3 9 3 5 15, यानी 3 और 5 होगा, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी एकदम अलग ही होना चाहिए। तो 2 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा 9 8 का नहीं है, तो ये सब परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और किया भी जाएगा तो हमेशा वो रूट में हो जाएगा, जो परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या प्रायः रूट में होती है, प्रायः रूट में ही होती है, जो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे √5, √7, √3/5, ये सब हो गया आपका क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो बोल दीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये VVI क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, आ नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये हमेशा 2 नंबर का। तो देखिए इसका तो अगर इसका थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो लॉन्ग मेथड में बनता है, क्योंकि √5 से सॉल्व करना है। शॉर्ट के लिए बहुत सारा वीडियो शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको नंबर नहीं मिलेगा, जो कि अभी हम बता रहे हैं उस प्रोसेस पे बनाइएगा तो आपका 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो जैसा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो जहाँ तक हम लोग को संभव रहता है इसका उल्टा मानते हैं। तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में होती है, तो √5 बराबर p बटा q लिख दिए, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो। तब दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग किया तो ये √5 का स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल, तो बचेगा मेरा p बटा q का स्क्वायर, तो 5 बचा, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, q इधर चला गया तो ये हो गया p बराबर p स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप लोग आगे देखिएगा, यह दर्शाता है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी p स्क्वायर है 5 से विभाजित है, तभी ना दोनों बराबर है, कट जाएगा, काट छाट करके बाद दोनों आपस में बराबर है, तो साफ पता चला p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। तो ये भी इससे काट सकते हैं तो ये भी इससे कट सकता है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर यही चीज़ लिखा कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। पुनः हम मान लेते हैं p बराबर, p की जगह पे 5k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 5k। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 था तो p का मान रख देते हैं, तो p का मान मेरा क्या था, 5q स्क्वायर, तो यहाँ पे p की जगह पे 5q स्क्वायर रख दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे p की जगह 5k था तो 5k रख दिए, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k बराबर 5q। 5 से अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग q स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो q दोनों बराबर में ना, तो इसलिए लिख सकते हैं 5q स्क्वायर और 25 को इस तरफ लिया। q स्क्वायर का मान निकाले तो 25 बटा 5 से काटे 5k स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। इसीलिए q स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं 5q का गुणनखंड है या भाजक है। ठीक है, अतः 5, ठीक है, अतः 5p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 5 क्या है, q और p का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो साफ साफ हम लोग को बनाने में पता चल रहा था, जो कि हमारी मान्यता का विपरीत है। हमने तो माना था क्या, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमने माना वो गलत साबित हो रहा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मान्यता गलत हो करके ये सिद्ध कर दिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। अब देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार संबंधित। अब दशमलव प्रसार पे क्वेश्चन आता है कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो x बराबर अगर पी क्यू के रूप में कोई संख्या दिया रहा है जो कि एक परिमेय संख्या है, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n में, यानी q का मान होना चाहिए 2 के पावर m या 5 के पावर n के ही टर्म में। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। अगर इस टर्म में आया तो दशमलव प्रसार इसका शांत होगा।
एक्स बराबर पी बटा क्यू को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2m और 5n के रूप में नहीं होने पर x का दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है, जहाँ m बराबर कोई भी संख्या ले सकते हैं, पूर्ण संख्या 0 से लेकर इतना तक। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देखिए 71 बटा 250 को हम लोग फैक्टर किए तो 2 से काटे तो 125, 5 से 25, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी 2 के पावर 1 का 5 के पावर 3, यानी इस टर्म में आ गया ना, तो ये 2 और 5 के टर्म में आया, कोई संख्या इसके अलावा नहीं आया, तो ये क्या है, शांत है। अब 8 बटा 75 को हम लोग सॉल्व किए तो 75 को फैक्टर किए तो ये आया 3 को 75 से 25, 5 को 5, 1, यानी 3 और 5 के पावर 2। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के टर्म में नहीं आया है, 3 और 5 के टर्म में आया, 3 और 5 के टर्म में आया, तो इसीलिए ये अशांत हो गया। ठीक है, अब आप लोग को हम पार्ट 3 वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट देंगे। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चंस आया उसका डिस्कशन किया रहेगा और एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस रहेगा। आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोग 2022 के एग्ज़ाम में अच्छे कर सकें। ठीक है, ये 2022 के फोकस मध्य को एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है वीडियो। ठीक है, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोग घर बैठे इसको रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़े रहिए और एक से एक वीडियो देखते रहिए, जिससे आप लोग का मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स के अलावा भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, बाय।